अल्लाह गारत करे उसको जिसने मेरे प्यारे से बेटे को इस हालत पर पहुंचा दिया है। कमरे से आवाज़ें आ रही थी। राहत साईं अपने दोनों बेटों के साथ अंदर आया। हाँ डॉक्टर, कैसा है मेरा पोता? उसने आते ही डॉक्टर से पूछा, जो कि चेकअप कर रहा था। देखिए साईं जी, इनको कोई बहुत गलत दवाई दी गई है, जिसकी वजह से इनका जिस्म और दिमाग काम नहीं कर रहा। हमें जल्द से जल्द इन्हें शहर के अस्पताल में ले जाना होगा, ताकि इनके सारे टेस्ट हों और फिर ये पता चले कि करना क्या है। ये याद रखिएगा, इनके पास वक्त बहुत कम है। डॉक्टर ने सारा मामला बताया। चल ताहिर, जल्दी से जीप निकाल, जल्दी कर, साईं ने कहा तो ताहिर बाहर को भागा। जल्दी से लाओ जुनैद को। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। सुबह 8 बजे के करीब एक मुलाजिम ने डेरे पर जुनैद को देखा था और वही उसे हवेली लाया था। अभी साईं और उसके साथ उसके बेटे और पोते जुनैद को लिए निकलने वाले थे। उसका पता कर और मुझे बता कि वो कहाँ है और किसके साथ है। साकिब ने वहाँ खड़े मुलाजिम को हुक्म दिया और खुद गाड़ी में बैठ गया। साकिब राहत साईं का सबसे बड़ा पोता था, जो बिल्कुल अपने दादा पर गया था और वही काम करता था जो उसका दादा और बाप करते थे। जवार अपने टाइम पर उठा और अब वो शीशे के सामने तैयार हो रहा था। अनाया अंगड़ाई लेती हुई उठी तो उसकी पहली नज़र जवार पर पड़ी, जो बहुत गौर से उसे देख रहा था। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या भूत लग रही हूँ मैं? अनाया अपने बाल समेटते हुए बोली। जवार ब्रश रखकर उसकी जानिब आया। मुझे पता है कि तुम मेरी नहीं हो, फिर भी क्यों इम्तहान लेती हो मेरा, इस तरह के कपड़े पहनकर? जवार उसके कान के करीब होकर आहिस्ता आवाज़ में बोला। अनाया उसकी बात पर टमाटर की तरह लाल हो गई और उसे अपने हुलिये पर शर्म आने लगी, क्योंकि वो उस वक्त लाल स्लीवलेस नाइटी पहने हुए थी। हटो, अनाया ने उसे पीछे धक्का दिया और खुद भागती हुई वॉशरूम में घुस गई। पीछे जवार का कहकहा बुलंद हुआ। हाँ अली, क्या खबर है? जवार ने अली को कॉल मिलाई। हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जुनैद उनको मिल चुका है, उसकी हालत बहुत सीरियस है और वो तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह फैले हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आज तुम बाहर मत निकलो और ना ही हवेली में से कोई और बाहर निकले। अली की आवाज़ में वाज़े परेशानी थी। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मैंने ये सब किया ही इसलिए है ताकि वो मेरे घर तक खुद आएँ और फिर उसके आगे का प्लान लगाऊं मैं। जवार ने गाड़ी की चाबी उठाई। अनाया ने चेंज करके बाहर आते सारी बात सुन ली। अच्छा चल, मैं मिलता हूँ, फिर राहील के पास अस्पताल जाना है, कुछ काम है मुझे वहाँ। जवार कॉल बंद करता हुआ बोला। तुम पागल हो? अपनी जान क्यों खतरे में डाली है? वो जवार के करीब आकर गुस्से से बोली। तो क्या हो गया? मेरी जान तो हर वक्त खतरे में है। आज सांस है तो कल नहीं, कोई पता नहीं कब ये सांसों की डोर टूट जाए। जवार मसरूफ़ अंदाज में बोला। तुमने शामिल करना है मुझे अपनी टीम में कि नहीं? अनाया ने बात को घुमा दिया। वो जानती थी जवार कौन सा समझने वाला है। नहीं, जवार ने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्यों? मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अनाया चिल्लाते हुए बोली। तुम आखिरी दफ़ा बोलो या 1000 दफ़ा, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और दूसरी बात, आज तुम कहीं नहीं जाओगी, बाहर भी नहीं, समझी? और अनाया, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम गई बाहर तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जवार हुक्म देता बाहर को निकल गया। वैसे भी उसको जल्दी थी। अनाया ने गुस्से से पिलो पकड़ा और दरवाजे की तरफ उछाला। जाऊंगी, अब तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्यों मानूं? अनाया मुंह फुलाकर बैठ गई। अनाया ने और तो कुछ ना किया, मगर अब वो सबसे कम तमीज़ से बात कर रही थी। अभी भी वो नाश्ता करके बाहर दादी और अपने दोस्तों के पास बैठी हुई थी। अनाया, हम लोगों ने कल का टिकट बुक करवा लिया है और कल सुबह हम लोग रवाना हो रहे हैं, दुआ बोली। क्या, इतनी जल्दी? क्यों? अनाया ने हैरानगी से पूछा। यार तुम तो जानती हो, जैनी की मामा की तबीयत ठीक नहीं रहती और इसलिए हम लोग जाने वाले हैं वापस, दुआ ने रीज़न बताया। एक और बात, जाकर मैं और जेनी इंगेजमेंट करने वाले हैं, जैक्सन ने आगे का प्लान बताया। हाँ वो तो मैं जानती हूँ कि तुम लोग इंगेजमेंट मेरे बगैर कर लोगे, पर शादी पर मैं ज़रूर आऊँगी, अनाया ने उदास होते हुए कहा। अनाया बेटा, जब से तुम्हारे दोस्त आए हैं ये सब हवेली में ही हैं, आज ऐसा करो इन्हें बाहर ले जाओ, आमना मनाल और हानि को भी साथ ले जाओ और गाँव ही घूम आओ, दिमाग ताज़ा हो जाएगा। दादी जान जो कब से उनकी बातें सुन रही थी, अब उन्हें मशवरा दिया। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, दुआ ज़ोर से चिल्लाई। चलो हम लोग तैयार हो जाते हैं। अनाया को जवार की बात याद आई, मगर उसने ज़िद में हाँ कर दी और सब अंदर तैयार होने चली गई। अब तो उसने रुखसती भी कर ली। तुम क्या कर रहे थे? एक गलत फहमी नहीं डाली गई तुमसे? जूनिया उस वक्त कैफ़े में बैठी जलाल पर भड़ास निकाल रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, मगर उस कमीने ने अनाया से रुखसती ही कर ली। मुझे तो ये था कि जब मैंने उसे बताया इसे सुनने के बाद सीधा तलाक दे देगा,
मगर उसने तो, जलाल ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, अनाया तो वैसे भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो बहुत आसान होगा उनकी तलाक करवाना, और फिर जब तलाक हो जाए तो तुम अनाया से शादी कर लेना और मैं जवार से शादी कर लूँगी। दुनिया बोतल पीते हुए बोली। इसके लिए कोई बहुत ही अच्छा प्लान बनाना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अभी वो जानता नहीं कि जलाल कौन सी बला का नाम है। जलाल ने कहा बुलंद करते हुए कहा, ये तो तुम कुछ करोगे तो ही मैं मानूंगी। जूनिया ने तंज मारा, ये तुम भी देख लोगी और तुम्हारा वो महबूब भी। जलाल ने इतना कहा और बाहर निकल आया। पता नहीं क्या है, कुछ करता तो है नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें ही करता रहता है। जूनिया भी खड़ी हुई और बाहर को निकल गई। अनाया सबके साथ मिलकर 2 बजे के करीब बाहर निकल आई। अभी वो चलते हुए खेतों की तरफ जा रही थी। अनाया, तुम्हें याद है जब हम छोटे होते थे तो यहाँ आते थे? मनाल ने चलते हुए पूछा। हाँ याद है, दादाजी के साथ आते थे और इन्हीं खेतों में खेलते थे। अनाया खेतों को देखकर बोली, वाह कितनी खूबसूरती है यहाँ। जेनी ने तस्वीर लेते हुए कहा। हाँ सही कहते हैं, अगर खूबसूरती देखनी हो तो गांव में आ जाओ। दुआ ने फसल पर हाथ लगाते हुए कहा। अरे तुम लोग अभी हमारे फार्म हाउस नहीं गए ना, वहाँ जाओगे तो सब भूल जाओगे। हानी ने हंसते हुए कहा। अरे यार अभी तो हम बाग में भी जाएंगे। आमना ने बाग भी याद करवाया और फिर सब बाग की तरफ चल दिए। अनाया को 1-2 दफ़ा ऐसा लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर अपना वहम समझकर आगे बढ़ गए। बाग में हर तरफ पौधे ही पौधे थे, आम, सेब, केले, अंगूर, हर किस्म के दरख्त थे। अनाया बाग के एक तरफ बढ़ गई जहाँ गुलाब के फूल ही फूल थे और अनाया तो फूलों की दीवानी थी। आगे बढ़ी और फूलों को सूंघने लगी। दुआ हर चीज़ की तस्वीर बना रही थी। एनी तुम्हें फूल पसंद है ना? कहीं दूर से आवाज़ आई। हाँ जावी, बहुत पसंद है, मैं तुम्हारे लिए एक फूलों का बाग लगाऊंगा, जावी ने कहा। फूलों का भी कोई बाग होता है? एनी ने हंसते हुए कहा। हाँ होते हैं, मैं लगवाऊंगा, जावी ने वादा करते हुए कहा। फिर मैं वहाँ अपना घर बनाऊंगी, एनी ने कहा। हाँ और हर तरफ फूल ही फूल होंगे। फिर दोनों हंस दिए। अनाया मुस्कुराते हुए बचपन की बातें याद कर रही थी। अनाया चलो इतनी देर हो गई है, फार्म हाउस भी जाना है। हानी आकर उसे माजी से निकालते हुए बोली। तो सब फार्म हाउस की तरफ निकल गए। चलते चलते 5 के करीब वहां पहुंच गए। काफ़ी बड़ा फार्म हाउस था। एक तरफ 50 के करीब घोड़े बंधे हुए थे और दूसरी तरफ और भी बहुत से जानवर। तुम लोग तो बहुत सारे जानवर पालते हो, जैक्सन ने इतने जानवर देखकर हैरानगी से कहा। हाँ वो जवार भाई को जानवर पालना बहुत पसंद है, बचपन से लेकर वो घोड़ों को स्पेशली पालते हैं। फिर उनकी रेस भी होती है साल में 1 दफ़ा। इन सबको वो खुद देखभाल करते हैं, पर जब से आर्मी में चले गए तब के वो महीने में 1 ही बार आते हैं यहाँ। मनाल ने घोड़ों के पास जाते हुए कहा। अनाया चलती हुई एक घोड़े के पास आई और उसकी रस्सी खोलकर उसे बाहर निकाला। अरे तुम्हें आता है घोड़ा दौड़ाना? दुआ ने हैरानगी से पूछा। दुआ तुम्हें पता है, अनाया और जवार भाई बचपन में घोड़ों की रेस लगाते थे और हमेशा अनाया जीतती थी। ये तो चैंपियन है, हानी ने हंसते हुए कहा। इतनी छोटी एज में? जैक्सन ने हैरानगी से पूछा। हाँ वो दादाजी सिर्फ इन दोनों को ही सिखाते थे, वो चाहते थे इनका शौक इन दोनों में मुंतकिल हो जाए, मनाल बोली। अनाया घोड़े को बाहर ले आई और अब वो उस पर बैठने को तैयार थी। चलो आज तुम सब अपनी अनाया का ये टैलेंट भी देख लो, अनाया ने एक अदा से बाल पीछे करते हुए कहा तो सब हंस दिए। दुआ ने जल्दी से मूवी बनाना शुरू कर दी। अनाया ने घोड़े की रस्सी को झटका दिया तो घोड़ा भागने लगा। अनाया बड़ी महारत से घोड़ा चला रही थी और वो काफ़ी आगे निकल गई। अब उसने घोड़े को वापस मोड़ा और वापस उन सब की तरफ आने लगी। घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ रहा था। अनाया बहुत खुश थी, उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ दिखाई भी दे रही थी। सब वहाँ खड़े शोर कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे। तभी अचानक ठा की आवाज़ आई। अनाया की चीख बुलंद हुई और वो घोड़े से नीचे गिर गई। उसका पांव घोड़े की रस्सी में अटक गया। सब लोग उसकी तरफ भागे। घोड़ा भी नीचे गिर चुका था। गोली वहीं कहीं से चली थी और वो सीधी आकर घोड़े की टांग में लगी थी। तभी घोड़ा एक तरफ गिरा और अनाया दूसरी तरफ। अनाया तुम ठीक तो हो ना? मनाल ने उसका पांव रस्सी से निकाला। अनाया को काफ़ी चोट लगी थी पर फिर भी वो सीधी होकर बैठी। हानी हवेली फ़ोन करो कि गाड़ी भेजें, मनाल ने कहा और अनाया को उठाकर चलाने लगी। आह, अनाया के मुंह से चीख निकली। उसके पाँव पर वज़न नहीं पड़ रहा था। आमना अंदर से कुर्सी लेकर आई, अनाया को उस पर बिठाया और पानी पिलाया। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ बहुत खतरा है, अनाया ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा। जाते हैं, गाड़ी तो आ जाए, और तुम्हें इतनी चोटें लगी हैं, पहले अस्पताल लेकर जाना होगा, हानी ने उसका पाँव और हाथ देखकर कहा।
तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है और मैं ठीक हूँ। चलो उठो और जल्दी जल्दी हवेली चलते हैं। अनाया ने इधर उधर देखते हुए कहा, ओके चलो। मनाल ने उसे उठाया। वो मनाल और दुआ का सहारा लेते हुए चलने लगी। चलना तो बहुत मुश्किल था, पर अभी इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो उन सबको सही सलामत हवेली ले जाना चाहती थी। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया। सब उसमें बैठे और हवेली वापस आ गए। हाय मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची को क्या हो गया? सलमा बेगम ने अनाया की हालत देखी तो फौरन उसके पास आ गई। मैं ठीक हूँ, बस मुझे कमरे में जाना है, अनाया ने उन्हें तसल्ली दिलाते हुए कहा। तुम लोग इसे कमरे में ले जाओ, मैं राहील को फ़ोन कर देती हूँ, वो आकर चेक कर लेता है, राबिया बेगम ने कहा। तो सब लिए उसे उसके कमरे में चली गई। जवार, अली और हैदर उस वक्त राहील के कैबिन में बैठे हुए थे। अच्छा मुझे बताओ, जो तुमने इंजेक्शन दिया था उसका क्या असर होगा? जवार ने पूछा। वो जो इंजेक्शन है, अगर एक लगे तो हमेशा के लिए वो इंसान को अपाहज कर सकता है, और अगर तुम वही 2 लगा दो तो वो आपसे बोलने की हिस्स, समझने की हिस्स खत्म कर देता है। यूं समझो तुम कि वो इंसान जिसे 2 इंजेक्शन लग जाएं वो बच नहीं सकता, और अगर बाय चांस बच भी गया तो कोमा में चला जाएगा और आखिर कुछ वक्त बाद मर जाएगा, राहील ने तफसील से बताया। मतलब अब वो नहीं बचेगा। चलो अच्छा हुआ, ज़मीन से एक गन तो ख़त्म हुआ, जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। राहील को कॉल आई। जी मामा जी, कैसे हुआ ये सब? जी जी मैं आता हूँ, बस आता हूँ, आप टेंशन मत लें। राहील ने कॉल बंद की और अपना मेडिकल बॉक्स बंद करने लगा। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? हैदर ने पूछा। अनाया भाभी पर हमला हुआ है और वो अभी जख्मी हवेली में है। राहील के मुंह से निकलने वाले अल्फाज जवार पर बम की तरह गिरे। वो बिना उनका इंतज़ार किए उठा और बाहर को भागा। बाकी सब भी उसके पीछे भागे, मगर तब तक वो गाड़ी में बैठकर जा चुका था। राहील अपनी गाड़ी में बैठकर उन दोनों के साथ हवेली की तरफ गया। 5 मिनट के अंदर अंदर जवार हवेली में था और अब वो भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अनाया सामने बेड पर लेटी हुई थी। बाजुओं पर खून और हाथों पर खराशें और माथे से खून निकल रहा था। पाँव काफ़ी सूज चुका था, पर वो फिर भी हिम्मत करके बैठी हुई थी। पास आमना, दुआ, हानी, जेनी और मिनाल बैठी हुई थी। जवार भागता हुआ आगे बढ़ा और बेड पर आकर बैठे हुए उसे गले से लगा लिया। अनाया, ये सब कैसे हुआ? अनाया के लिए ये सब बहुत अचानक हुआ था। तुम ठीक तो हो ना? जवार ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर पूछा। मैं ठीक हूँ जवार, अनाया ने उसके बाजू पर हाथ रखकर कहा। तभी राहील और बाकी सब भी अंदर दाखिल हुए। जवार एक तरफ खड़ा हो गया। राहील ने उसका चेकअप किया, उसे बैंडेज की और उसके पाँव पर गर्म पट्टी की। 2-3 दिन तक आपने चलना फिरना नहीं है और ये पेन किलर खा लेनी है। मैंने इंजेक्शन तो लगा दिया है, मगर फिर भी मेडिसिन खाना ज़रूरी है। अब आप आराम करें, राहील ने कहा और सब कुछ समेटकर खुद बाहर निकल गया। ये सब कैसे हुआ? जवार ने वहाँ बैठी सब लड़कियों से पूछा। हानी ने डरते डरते सब बता दिया। अनाया अब जवार की डांट के लिए खुद को तैयार कर रही थी। पर ये क्या? वो बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। शुक्र है सब बच गए, आमना ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। अनाया तुम रेस्ट कर लो, हम नीचे जाते हैं। मनाल ने उसे आराम करने का कहा और फिर सब लोग बाहर निकल गए, सिवाय दुआ के। वैसे अनाया तू है बड़ी लकी, देखा नहीं कैसे टेंशन में आ गए थे जवार भाई। तुम खामखाई उनसे इतना रूडली बिहेव करती हो। वो तो लगता है तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो भी जनून वाली। दुआ ने अनाया के करीब आकर कहा और बिना उसका रिएक्शन देखे कमरे से बाहर निकल गई। जवार रात 9 बजे कमरे में आया। अनाया तब तक सो चुकी थी। वो बहुत थका हुआ था, चेंज करके बेड पर लेट गया। शोर की वजह से अनाया की आंख खुल गई। कैसी हो अब? जवार ने उसे आंख खोलते देखा तो पूछ बैठा। ठीक हूँ, वो इतना ही बोली। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? दवाई दूँ? जवार की आवाज़ में वाज़े परेशानी थी। अब वो कोहनी के बल होकर लेटा हुआ था। नहीं, वो तो मैंने ले ली। अनाया उठने की कोशिश करने लगी। लेटी रहो, जानता हूँ बड़ी बहादुर हो। जवार ने उसे उठने से मना किया और खुद भी आंखों पर हाथ रखकर लेट गया। आज का दिन उसके लिए बहुत थका देने वाला था। जवार, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जवार को करीब से आवाज़ आई तो उसने हाथ हटाया। बोलो क्या बात है? तुम ना अलमारी में मेरी वाली साइड के अंदर एक छोटा सा खाना है, उसको खोलो, फिर उसके अंदर एक पर्स होगा, वो लेकर आओ। अनाया ने उसे जगह बताई। वहाँ ऐसा क्या है जो इतना छुपा कर रखा है? जवार ने तजस्सुस के मारे पूछा। तुम लाओ तो। अनाया ने उसे धक्का मारा। अच्छा लाता हूँ, मार क्यों रही हो? जवार उठा और फिर वहाँ से वो पर्स लेकर आया। अनाया को पकड़ा दिया। तब तक अनाया उठकर बैठ चुकी थी। वो खुद भी बैठ गया। अनाया ने वो पर्स खोला और उसके अंदर से मोबाइल निकाला। अब मैं भी जो कुछ तुम्हें दिखाऊंगी, इससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे अपने साथ शामिल करोगे। अनाया ने हाथ आगे किया। उफ मेरे अल्लाह, तुम अभी भी उसी बात पर अड़ी हो। लगता है अब पीछा नहीं छूटने वाला।
तो ठीक है, मैं वादा करता हूँ शामिल कर लूँगा तुम्हें मैं, जवार ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा अब ये देखो। अनाया ने जल्दी से अपना फ़ोन खोला और एक वीडियो प्ले करके जवार के सामने की। जवार बहुत गुस्से से और गौर से उसे देख रहा था। ये सुल्तान किसके साथ है और ये बातें? जवार ने हैरानगी से देखा और जो वो बोल रहे थे उसे सुनते ही जवार की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कब की है? जवार ने सारी वीडियो देखकर पूछा। जब मैं किडनैप हुई थी तब एक कमरे में उन्होंने मुझे बंद किया तो उसमें एक होल था, तो मैंने वहाँ से ये सब कुछ रिकॉर्ड किया था। अनाया ने सारी सिचुएशन बताई। पर इसमें दूसरे का चेहरा नज़र नहीं आ रहा, पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये आवाज़ मैंने सुनी है। अनाया दिमाग पर जोर देने लगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो वहाँ पर ये वीडियो बना ली, इसलिए तुम्हें मैं अपने साथ मिलाऊंगा, पर तुम्हें मेरी बातें मानना होगी। जो मैं बोलूँगा तुम वही करोगी। जवार मोबाइल को साइड पर रखते हुए बोला। ओके। अनाया चट से मान गई। करूँगी तो मैं अपने दिल की। उसने दिल ही में सोचा, वाह बड़ी जल्दी मान गई, लगता नहीं कि मेरी ये ज़िंदगी में कभी भी सुनेगी। जवार को हैरानगी हुई। ये बात उसने बोली नहीं, बस सोची ही थी। माफ़ कीजिएगा लेकिन हम आपके पोते को नहीं बचा पाए। डॉक्टर के अल्फाज बम की तरह सब पर गिरे। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारा पूरा अस्पताल ख़त्म कर दूंगा। मेरा पोता नहीं मर सकता। क्या किया तुमने उसके साथ? राहत साईं गुस्से से पागल हो गया और डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया। छोड़िए मुझे, यहाँ पर इस तरह का बिहेवियर बर्दाश्त नहीं किया जाता। और आप खुद अपने मरीज़ को देर से लेकर आए थे। अगर रात को ले आते तो शायद हम उसे बचा पाते। अब आप लोग जा सकते हैं। डॉक्टर ने अपना गिरेबान छुड़वाते हुए कहा और अपने कैबिन की तरफ चला गया। सब जुनैद की डेड बॉडी लेकर हवेली पहुंच गए। हवेली पर मातम का सा समा था। तदफीन के बाद ताहिर राहत साईं के पास बैठा हुआ था। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो होता कौन है मेरे भाई को मारने वाला? ताहिर गुस्से से खोलते हुए वहाँ चक्कर लगा रहा था। छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, पर हम उस पर ऐसे ही हाथ नहीं उठा सकते। उसके लिए हमें उसकी कमज़ोरी पर वार करना होगा। और अभी इंतज़ार करो कुछ दिन, फिर वो यहीं मेरे पाँव के पास बैठा गिड़गिड़ा रहा होगा। राहत साईं तो वैसे ही इस तरह के कामों का खिलाड़ी था। हानि सुन इधर आ। हानिया जो कि पानी लेने के लिए किचन में जा रही थी, हैदर की आवाज़ पर पलटी। बोलो क्या बात है? हानि उसकी तरफ आई और बहुत दबे अंदाज में बोली, मेरी तुम छोड़ो तो मुझे ये बताओ, इतने दिन हो गए तुमने ढंग से बात क्यों नहीं की? पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें, जब देखो मुंह बनाकर फिरती रहती हो और ख़ासकर मुझसे तो ढंग से बात ही नहीं करती। हैदर जो हानि को पिछले 1-2 दिन से मुंह बना देख रहा था और वो उसे बहुत इग्नोर कर रही थी। हैदर से रहा ना गया तो आज खुद ही पूछ बैठा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस अब फजूल लोगों से बात नहीं करना चाहती। हानि ने नज़रें चुराते हुए कहा। आज उसकी आवाज़ में वो बात नहीं थी जो पहले हैदर के साथ बात करते हुआ करती थी। इधर देखो मेरी तरफ। क्या बात है? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। हैदर ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछा। वो लोग 5 बजे तक आ जाएंगे और हमारी भी तैयारी तकरीबन पूरी ही है। राबिया बेगम किचन से निकलती शाजिया बेगम को बोली। हाँ पूरी ही तो है, तुम बस हानि को बोल दो, मैं खुद ही बोल देती हूँ। शाजिया बेगम ने हानिया को हैदर से बात करते देखा तो उसी तरफ आ गई। हैदर हैरान सा सब सुन रहा था। हानि बेटे वो लोग आते ही होंगे, अच्छा सा तैयार हो जाना आप, पहला इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। शाजिया बेगम ने कहा तो हानि ने हाँ में सर हिला दिया। अरे हवेली में कोई आ रहा है और मुझे पता भी नहीं, आप बताइए तो सही कौन आ रहा है? हैदर ने सवालिया नज़रों से देखकर पूछा। अरे बेटा शादी पर मेरी एक दोस्त थी फरी, उन्हें हमारी हानि बहुत पसंद आई तो बस वो आ रही हैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर। सलमा बेगम ने हैदर की कन्फ्यूजन दूर की और चली गई। हैदर का मुंह खुले का खुला रह गया। वो शौक में था, पता नहीं क्यों उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने हानि को देखा। हानि की आंखों में उसे कुछ तो अजीब फील हुआ। हानि बिना उसे देखे चली गई। शाम को मेहमान आ गए और उस वक्त वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। सबको खाने पीने का सामान दिया जा रहा था। अनाया को सबने मना किया पर फिर भी उसकी जिद की वजह से वो नीचे ही गई और उस वक्त वो भी यहीं बैठी हुई थी। मनाल हानि को लेकर अंदर दाखिल हुई। हैदर भी उस वक्त वहीं बैठा हुआ था। उसका मूड अभी भी खराब था। वाह माशाल्लाह कितनी प्यारी है हमारी हानिया। आंटी ने हानि को अपने साथ बिठाया और तारीफ करने लगी। इसके साथ ही उनका बेटा भी आया हुआ था जो कब से हानि को देखे ही जा रहा था। मेरा दिल कर रहा है इसका मुंह तोड़ दूं, हैदर ने साथ बैठे अली के कान में कहा। क्यों, तुझे क्या मसला है? अली हैरान हुआ। तमीज़ ही नहीं है इसे, देख ऐसे क्यों देख रहा है? हैदर तो कब से भरा पड़ा था, बोल उठा।
अनाया उन दोनों के साथ वाले सोफे पर बैठी हुई थी, उसने भी सारी बातें सुनी। राबिया, मैं तो कहती हूँ बस तुम जल्दी से हानि को मुझे दे दो। फरी आंटी कुछ ज़्यादा ही तेज़ी दिखा रही थी। हानि के ये सब सुनकर हाथ पांव फूल गए। उसे ये था कि बस ऐसे ही आएंगे, मगर यहाँ तो बात शादी तक पहुँच गई। उसका दिल कर रहा था वो उठकर चली जाए। अनाया उसकी भी बेचैनी को बहुत गौर से देख रही थी। नहीं बहन जी, अभी आप हमें कुछ दिन दें, हम सोच समझ कर जवाब देंगे और ये फैसले हमारे अब्बा और बड़े भाई साहब ही करते हैं। हमदान साहब ने कहा। जी क्यों नहीं, आप जितना भी वक्त चाहते हैं ले लें। फरी आंटी ने हंसकर कहा। इसके बाद खाना खाया गया और फिर वो लोग मिलकर अपने घरों को चले गए। हानि अपने कमरे के अंदर बंद हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे नहीं करनी उससे शादी, मैं तो हैदर से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करनी है। हानि रोते हुए खुद से बोल रही थी। मगर वो तो तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार तो क्या, वो तो हर वक्त गुस्से से ही बात करता है तुमसे। तुम क्यों उसके लिए अपने माँ बाप को दुख दे रही हो? हानि के अंदर से आवाज़ आई। तो क्या हुआ, मैं तो करती हूँ ना उससे मोहब्बत। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? हानि का दिमाग फट रहा था। वो वज़ू करके बाहर आई और नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़कर अब हाथ दुआ के लिए उठाए। या अल्लाह, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं था तो क्यों मेरे दिल में उसके लिए प्यार पैदा किया? मुझे उससे मोहब्बत क्यों हुई? अब मैं क्या करूँगी? मेरा दिल नहीं मान रहा किसी और से शादी करने का। मैं किसी को धोखा कैसे दे सकती हूँ? उसे ही मेरी किस्मत में लिख दे। हानि रोते हुए दुआ कर रही थी। ओ एक गधो, चलो तुम मेरे कमरे में ज़रूरी बात करनी है मुझे। जवार जो अभी अभी हवेली आया था उन दोनों को हुक्म देता अनाया को ढूंढने लगा, जो कि दानियाल और मनाल के पास बैठी किसी बात पर हंस रही थी। जवार किसी से फ़ोन पर बात करने लगा। क्या भाई, कितने कंजूस हो आप, अभी तक भाभी को लेकर हनीमून पर नहीं गए? कितने दिन हो गए शादी को? तकरीबन 2 हफ्ते, अब तो ले जाओ। अनाया हंसते हुए बोली। बिल्कुल लेकर जाऊंगा गुड़िया, पर अभी मेरे पास बहुत एक अहम केस चल रहा है। 1 हफ्ते तक ख़त्म होता है तो चलते हैं कहीं। दानियाल ने मुस्कुराते हुए कहा। जाओगे किधर? जहाँ मनाल बोलेगी वहीं जाएंगे। दानियाल ने मनाल की तरफ देखकर कहा, जो शर्माए जा रही थी। बोल दो मनाल, बोल दो। अभी जाओगी तो सही होगा, वरना 1-2 बच्चे हो गए तो ये जो शोहर अभी ले जाने को तैयार होते हैं बाद में पूछते भी नहीं। हरम भाभी जो कि हसीब को लिए किचन में से निकल रही थी, उनकी बातें सुनकर उधर आ गईं। वाह बेगम, क्या कहना है आपका? क्या मैं आपको लेकर कहीं नहीं जाता? हादी भाई जो के साथ ही सोफे पर बैठे थे उनकी बात सुनकर फौरन बोले। इसे मुझे दें। अनाया ने हसीब को लिया और गोद में बिठाया। वो तो तब की बात है, अब कहाँ लेकर जाते हैं? हरम भाभी अनाया के साथ वाली कुर्सी पर बैठती हुई बोली। अरे अभी हुक्म करो, अभी जहाँ बोलोगी वहीं ले जाएगा आपका ये गुलाम। हादी भाई ने सीने पर हाथ रखकर झुकने के अंदाज में कहा तो सब हंस पड़े। अनाया अब हसीब के साथ खेल रही थी, उसे वैसे भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। सब खुश थे। अनाया सबसे नॉर्मल बात करती थी। इस तरह सब बातें करते रहे। जवार अपनी कॉल बंद करता उसी तरफ आया। क्या बात है, सब बहुत खुश लग रहे हैं। जवार ने वहां आकर अनाया को देखते हुए कहा। अनाया, तुम्हारे हाथ में बेबी कितना प्यारा लग रहा है। हरम भाभी ने शरारती अंदाज में अनाया को हसीब के साथ मगन देखते हुए कहा। हाँ, आपका बेबी बहुत ही प्यारा है। अनाया को उनकी बात समझ ना आई तो यही बोल पड़ी। जवार को हंसी आ गई। अरे मेरी भोली बहन, मैं बोल रही हूँ तुम्हारा अगर बेबी हो तो तुम्हारे हाथों में प्यारा लगेगा। हरम ने हंसते हुए कहा। अनाया का मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे नहीं चाहिए कोई बेबी, आप अपना बेबी कर लें। अनाया, चलो कमरे में, अब तुम्हें रेस्ट करना है। जवार ने हसीब हरम को दिया और अनाया का हाथ पकड़कर खड़ा किया। पर अभी मुझे बैठना है। अनाया ना करने लगी। नहीं, चलो, मुझे ज़रूरी बात करनी है केस के मुतालिक। जवार ने आहिस्ता से उसके कान में कहा तो वो उठकर चल दी। आहिस्ता आहिस्ता चलते वो कमरे में पहुंचे। अली और हादी पहले ही वहाँ बैठे हुए थे। हाँ, तो मैं कुछ बहुत अहम बात करने वाला हूँ। जवार बेड पर एक तरफ बैठा और हैदर और अली सामने बैठे। जवार ने लैपटॉप चलाकर सबके सामने किया और वही रात वाली वीडियो प्ले की। हैदर और अली भी वीडियो को देखकर शॉक रह गए, क्योंकि इस वीडियो में दूसरा आदमी कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करने की बात कर रहा था। ये वीडियो किसने बनाई? किडनैपिंग वाले दिन ये वीडियो बनाई थी अनाया ने, और रात को इसने मुझे दिखाई थी, जवार ने बताया। तो अब बात यह है, इस मिशन के अलावा हमें ज़ैनब चची के कातिलों का भी पता चलाना है और इसमें अनाया भी साथ होगी। जवार ने हैदर और अली की तरफ देखकर कहा। ओके, कोई मसला नहीं, हम सब मिलकर पता लगा लेंगे। हैदर बोला। पर कुछ भी हो जाए, हम कभी भी इस बात का पता किसी और को नहीं चलने देंगे कि अनाया भी शामिल है, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। जवार ने राजदाराना अंदाज में कहा। अब देख, अब सबसे पहले
हमें उस बंदे का पता करना है, इसके बाद हमें उसके प्लान को फेल करना है जो कि वो 1 हफ्ते के अंदर करने वाला है, अनाया ने कहा। हम यही करेंगे, अली कुछ सोचते हुए बोला। मैं अभी निकलता हूँ, हैदर के साथ और एजेंट को बोलता हूँ पता करे, अली उठते हुए बोला और फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। जवार, मुझे ऐसा लगता है मैंने इस आदमी की आवाज़ सुनी हुई है। अनाया बालकनी में झूले पर बैठी काफ़ी देर से सोच रही थी। अच्छा, कौन है? तुम्हें कुछ याद है? कहाँ सुनी? जवार थोड़ा सीधा होकर बैठ। 1 मिनट में बताती हूँ। अनाया ने जल्दी से अपना फ़ोन खोला और कुछ चेक करने लगी। क्या कर रही हो? फ़ोन में कहाँ कुछ मिलेगा। जवार काफ़ी देर से उसे देख रहा था, आखिर तंग आकर बोल ही पड़ा। तुम जल्दी से वो वाली आवाज़ प्ले करो, अनाया ने मोबाइल चलाते हुए कहा। ओके। जवार ने अपना फ़ोन निकाला और वीडियो प्ले कर दी। अनाया ने भी एक वॉइस नोट प्ले किया। क्या ये दोनों आवाज़ें एक जैसी थीं? जवार और अनाया शौक में थे। ओह मेरे अल्लाह, तो ये वो आदमी है जो पता नहीं कितने हफ्तों से मुझे तंग कर रहा था। अनाया ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा। तंग कौन कर रहा था? और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम तो हो ही 1 नंबर के खड़ूस। मैं बताने आई थी जिस दिन तुमने मुझसे ज़बरदस्ती रुखसती करवाई, पर तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिले और उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया कुछ बताने को। खैर, इसके बाद कोई ऐसा मैसेज या कॉल नहीं आई। अनाया ने अपना गुस्सा उसी पर उतार दिया। जवार ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और उसके हाथ से फ़ोन लिया और मैसेज पढ़ने लगा, वॉइस सुनने लगा। तभी उसके दिमाग में क्लिक हुआ तो उसने अपने फ़ोन का लॉग चेक किया। ओह, तो यही था वो शख्स। जवार देखते हुए बोला। कौन था वो? क्या बोल रहे हो? कौन था वो? क्या बोल रहे हो? अनाया कंफ्यूज हुई। तुम्हें पता है मैंने कहा था कि मैं एक दिन बताऊंगा कि मैंने क्यों इतनी जल्दी रुखसती की बात की। जवार खड़ा हुआ और बालकनी से नीचे देखने लगा। हाँ, बोला था। तो क्या आज बताने वाले हो? अनाया भी खड़ी हो गई। हाँ, बारात वाली रात जब मैं कमरे में आया तो मुझे एक कॉल आई। मैंने जब बात की तो वो बोला कि वो और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, और भी बहुत सी बातें की। जवार उसे उस दिन की सारी बात बताने लगा। तो तुमने इसलिए रुखसती करवाई कि तुम्हें ये लगा था कि मैं उसके साथ कहीं भाग ना जाऊं? अनाया को अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं? मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? एक तो तुम मेरी पूरी बात भी नहीं सुनती, पता नहीं कब जाएगी तुम्हारी ये आदत। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ जो ऐसे ही किसी की फ़ोन कॉल पर यकीन कर लूँगा? प्यार मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं करता तुमसे, पता नहीं कब से प्यार करता हूँ, और तुम बोल रही हो यकीन नहीं मुझे तुम पर। पागल, प्यार का पहला कदम ही यकीन है। जवार अनाया की बात पर भड़क ही गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था अनाया ऐसा सोच सकती है। अच्छा बस, अब इतना भी ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिल में जो बात आई मैंने पूछ ली। अब इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने जैसे मुझे बताया गलत ही जाएगा ना जहन। अनाया उसकी बात सुनकर थोड़ी रिलैक्स हुई। अब उल्टा उसी पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया। लो जी, ये भी मेरे खाते में डाल दो। जवार मुंह बनाकर बोला और बाहर देखने लगा। अच्छा, अब मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं, चलो बताओ आगे क्या हुआ? अनाया ने उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा। अंदर चलो, ठंड है बहुत यहाँ, वहाँ जाकर बताता हूँ। जवार ने उसके कंधे पर बाजू फैलाए और उसे अंदर ले आया। तो उसने जो भी बताया, इसके बाद वो तस्वीरें देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि वो फ़ोटोशॉप है। मैंने जानबूझकर सारे कमरे का हुलिया बिगाड़ दिया ताकि मैं माँ जी को आसानी से मना सकूं। इसके बाद तुम जानती ही हो। जवार ने सोफे पर बैठते हुए अपनी बात जारी रखी। हाँ, तो इस सब में एक बात तो समझ नहीं आई। जब तुम्हें पता चल गया था कि वो तस्वीरें नकली हैं और वो आदमी झूठ बोल रहा है, तो फिर तुमने इस तरीके से रुखसती क्यों की? अनाया को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। बताता हूँ मेरी बेसब्री बेगम। इससे कुछ दिन पहले मैं सुलेमान चाचू के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था, तो मुझे वहाँ से पता चला कि उन्हें कोई बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहा है और वो तुम्हारे मुतालिक ही बातें करता है, शादी करूँगा वगैरह वगैरह। तो मेरे जहन में थी वो बातें, कहीं वो ही ना हो, पर अभी तक नाम नहीं आ रहा था जहन में। चाचू ने बताया तो, पर अभी जब तुमने मैसेज दिखाए तो याद आया कि मेरा शक ठीक था। जवार बोले जा रहा था और अनाया शौक से सुन रही थी। और इसी वजह से मैंने रुखसती की कि वो और कुछ ज़्यादा बुरा ना करे। तुम हर वक्त मेरी नज़रों के सामने हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। जवार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ओह मेरे अल्लाह, इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं। अनाया अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली। रिलैक्स, मैं हूँ ना, सब पता लगा लूँगा। जवार ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा। और अब सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके सोऊंगा। जवार ने उसे बेड पर लिटाया और दूसरी तरफ अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया।
अनाया को नींद तो नहीं आ रही थी, वो कब से यही बातें सोच रही थी। फिर न जाने कब वो सो गई। मामा आप तो बोल रही थी कि मैं कुछ इतना बड़ा करूंगी कि अनाया मेरे और जवार की जिंदगी से बाहर निकल जाएगी। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। जूनिया अपनी माँ के कमरे में आते ही शुरू हो गई। वो लोग काफी दिन पहले अपने घर वापस आ चुके थे। उनका घर शहर में था। क्या हो गया है बेटा? अगर मैंने और तुम्हारी माँ ने कोई वादा किया है तो वो ज़रूर निभाएंगे। तुम रिलैक्स हो जाओ। सादिया जो अभी अभी उनके कमरे की तरफ आई थी, जूनिया की बात सुनते ही बोली, वाह, और इस इंतज़ार में मैं बूढ़ी हो जाऊं। आप लोग बोल दो, कुछ नहीं हो सकता आपसे। जूनिया काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। अच्छा यहाँ बैठो और बात सुनो मेरी। मैं जहाँ तक देख रही हूँ मुझे अनाया जवार में बिल्कुल इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई नहीं देती। हाँ वो लेता होगा, जितना मैं जानती हूँ अनाया को मुझे नहीं लगता जैसे जवार ने ज़बरदस्ती रुखसत ही करवाई थी उसकी वजह से अनाया उसे कभी अपनाए, और ना ही उन दोनों के दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता नज़र आता है। सादिया जूनिया को बेड पर बिठाते हुए बोली, तो ये तुम्हारा गोल्डन चांस है जवार को अपनाने का। तुम जवार को अपनी तरफ राग़िब करो और अनाया के जहन में ये डालो कि तुम जवार के काफ़ी क्लोज हो। जुनैरा बेगम बोली, ये तो आप दोनों ने सही बोला। पता नहीं ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई। अब आप लोग देखना मैं क्या करती हूँ। सादिया मामी आज ही मैं हवेली जाऊँगी आपके साथ और हर मुमकिन कोशिश करूँगी उन दोनों को दूर करने की। अब जवार सिर्फ मेरा होगा। जूनिया उठकर खड़ी हो गई और बाहर चली गई। मैं भी इसका साथ दूंगी। उस अनाया से मुझे भी बहुत बदले लेने हैं। बचपन में मेरे आगे एक लफ्ज़ नहीं निकलता था और आज इतनी लंबी ज़बान है उसकी, पता नहीं कितना कुछ सुनाती रहती है। मैं बस सुलेमान की वजह से खामोश हूँ, वरना इसका तो मैं वो हशर करूँ कि याद रखे। सादिया जहरीले अंदाज में बोली।